हाय एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेज फॉर कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड। और टॉपिक है हमारा वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण। वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण, टूल्स कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं। टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण। देखो, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण पढ़ने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए वित्तीय विवरण क्या है। तो वित्तीय विवरण के अंदर आपका चिट्ठा और लाभ हानि का विवरण यानी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके वित्तीय विवरण। अब इन वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के टूल, विश्लेषण का मतलब उनके मदों के अंदर अपने को एनालिसिस करना है, कितनी बड़ी है या घटी है, कितने प्रतिशत बड़ी है या घटी है ना, किसकी तुलना में इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है ये, और उनके कौन कौन से उपकरण है, ये वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण के अंदर आता है। यानी चिट्ठा जो बैलेंस शीट है और लाभ हानि खाता जो स्टेटमेंट ऑफ P&L इसका नाम है, उनके जो आइटम है उनका कंपैरिजन करना, एक आइटम का एक आइटम से या अन्य आइटम से, और अन्य वर्षों की तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में कितना बढ़ा है या घटा है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ये किसके अंदर आता है? आपका वित्तीय विवरण विश्लेषण के टूल या उपकरण के अंदर आता है, टेक्निक के अंदर आता है। ठीक है जी, तो ये वित्तीय विवरण विश्लेषण की आपकी बात थी। यानी जो लाभ हानि खाता और चिट्ठा है उसके मदों का आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है। तो अपन बात करते हैं कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के टूल है कितने, उपकरण है कौन कौन से। तो हम बात करते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें कौन कौन सी है। वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण टूल या टेक्निक कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, नंबर 1 इसका जो टूल है वो है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। तुलनात्मक, कंपैरेटिव, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। पहला आपका वित्तीय विवरण का नाम क्या है? तुलनात्मक वित्तीय विवरण, जिसको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा आपका था समानाकार, दूसरा आपका है समानाकार वित्तीय विवरण, समानाकार वित्तीय विवरण। तीसरा आपका आता है प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। चौथा आपका आता है अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण का मतलब रेशियो एनालिसिस। पांचवा आपका आता है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, और रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, और रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस। छठा आपका आता है सम विच्छेद विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण या सम विच्छेद विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। ठीक है, उसके बाद में सातवां आता आपका कोष प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण या कोष प्रवाह विश्लेषण, फंड फ्लो एनालिसिस। तो ये वित्तीय विवरण के विश्लेषण की हमारी 7 तकनीकें हैं, 7 टूल्स हैं, जिससे अपन जो वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण का मतलब क्या? आपका चिट्ठा और बैलेंस शीट है, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अंदर आने वाले मदों का, एक एक मद का अलग अलग समय पर एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। पहला आपका विश्लेषण है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, जिसको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो आता आपका तुलनात्मक चिट्ठा और दूसरा था तुलनात्मक लाभ हानि का विवरण। पहला कौन सा आता है? तुलनात्मक चिट्ठा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तुलनात्मक चिट्ठा, तुलनात्मक चिट्ठा बना करके एनालिसिस किया जाता है। दूसरा था तुलनात्मक लाभ हानि का विवरण, तुलनात्मक
लाभ हानि का विवरण, तुलनात्मक लाभ हानि का विवरण, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो लाभ हानि खाता होता है ना, उसी को कंपनी में क्या बोला जाता है, लाभ हानि का विवरण या स्टेटमेंट ऑफ P&L बोला जाता है। समानाकार वित्तीय विवरण के अंदर भी दो तरह के एनालिसिस किए जाते हैं। नंबर 1 समानाकार चिट्ठा, कॉमन साइज बैलेंस शीट, समानाकार चिट्ठा यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट। एंड सेकंड समानाकार लाभ हानि का विवरण, समानाकार लाभ हानि का विवरण, समानाकार लाभ हानि का विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर आपका प्रवृत्ति विश्लेषण, इसमें भी तीन तरह के एनालिसिस किए जाते हैं। एक तो प्रवृत्ति प्रतिशत ट्रेंड परसेंटेज, दूसरा आता है प्रवृत्ति अनुपात ट्रेंड रेशियो, और तीसरा आता है बिंदु रेखीय प्रदर्शन, बिंदु रेखीय या चित्रमय, बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन। ये प्रवृत्ति विश्लेषण के अंदर आता है। अनुपात विश्लेषण के अंदर अलग अलग अनुपातों की गणना की जाती है, तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, है ना, क्रियाशीलता अनुपात। रोकड़ प्रवाह विवरण का कोई प्रकार नहीं पढ़ेंगे। सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, और लास्ट आपका कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण के कितने टोटल टूल या उपकरण है, 7 उपकरण या टूल या टेक्निक है, जिसके अंदर पहला आपका है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, जिसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंदर कौन कौन से विवरण बनाए जाते हैं, एक तो बनाया जाता है तुलनात्मक चिट्ठा, जिसको कंपेरेटिव बैलेंस शीट बोलते हैं, और दूसरा बनाया जाता है तुलनात्मक लाभ हानि का विवरण, जिसको हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। समानाकार यानी कॉमन साइज वित्तीय विवरण, कॉमन साइज के अंदर एक तो होता है समानाकार चिट्ठा, कॉमन साइज बैलेंस शीट, और दूसरा होता है समानाकार लाभ हानि का विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रवृत्ति जो विश्लेषण है, ट्रेंड एनालिसिस है, इसमें दो तरह के विश्लेषण है, तीन तरह के हैं। पहला तो प्रवृत्ति प्रतिशत ट्रेंड परसेंटेज, दूसरा प्रवृत्ति अनुपात ट्रेंड रेशियो, और तीसरा बिंदु रेखीय प्रदर्शन। ये तीन तरह के आपके प्रदर्शन इसमें होते हैं। फिर अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण और कोष प्रवाह विवरण का विश्लेषण, अपन अलग अलग इनका डिस्क्रिप्टिव अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण की, ठीक है जी। तुलनात्मक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण विश्लेषण के अंदर पहला आपका है तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण, तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण, कंपैरेटिव वित्तीय विश्लेषण। देखो तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण के अंदर क्या होता है, एक ही मद की तुलना अन्य वर्षों से की जाती है। इसके अंदर मद की कमी या वृद्धि ज्ञात की जाती है, और उसके बाद में उसका प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर लिया जाता है। अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक ही मद, यानी या तो चिट्ठा होगा या लाभ हानि खाता, चिट्ठा या लाभ हानि खाते की कोई एक ही मद का चिट्ठा या लाभ हानि का विवरण, चिट्ठा या लाभ हानि खाते की मद की एक ही मद का अन्य वर्षों से कंपैरिजन किया जाता है कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, और फिर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर लिया जाता है। तो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो मद किसकी होनी चाहिए, या तो चिट्ठे की होनी चाहिए या लाभ हानि खाते की मद होनी चाहिए। अब इसका क्या क्या किया जाता है, आप इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है। नंबर पॉइंट 1 की अपन बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले निरपेक्ष परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण के अंदर क्या निकाला जाता है, निरपेक्ष परिवर्तन निकाला जाता है।
उसके बाद के अंदर निरपेक्ष परिवर्तन निकालने के बाद में चालू वर्ष से इसकी कंपैरिजन की जाती है, चालू वर्ष से तुलना की जाती है। चालू वर्ष की तुलना को फिर प्रतिशत निरपेक्ष परिवर्तन में बदला जाता है, प्रतिशत निरपेक्ष परिवर्तन निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए जी ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने को चिट्ठे या लाभ हानि खाते की मद होनी चाहिए। उस मद का पिछले वर्षों से कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है और निरपेक्ष परिवर्तन निकाला जाता है। निरपेक्ष परिवर्तन का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष परिवर्तन का मतलब होता है एब्सोल्यूट चेंज, यानी व्यक्तिगत मद का, यानी एक ही मद होगी उसका पीछे के वर्षों से तुलना की जाती है। निरपेक्ष के अंदर क्या आता है? व्यक्तिगत मदों का। व्यक्तिगत मदों का मतलब जैसे मान लो कि आपने कोई करंट असेट्स ली है, तो वो करंट असेट से ही कंपैरिजन करेंगे, किससे? पिछले की वर्षों की, कि पिछले 2 वर्षों की जो थी उसके कंपैरिजन में करंट असेट्स प्रेजेंट ईयर में क्या हुई है, डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई है। तो निरपेक्ष परिवर्तन के अंदर क्या देखा जाता है? व्यक्तिगत मद ही ली जाती है, दूसरी मद से तुलना नहीं की जाती। फिर चालू वर्ष से उसकी तुलना की जाती है और प्रतिशत निरपेक्ष परिवर्तन निकाला जाता है। प्रतिशत निरपेक्ष परिवर्तन निकालने का तरीका यहाँ पे क्या होगा? निरपेक्ष मूल्यों में परिवर्तन, निरपेक्ष मूल्यों में परिवर्तन डिवाइड किया जाता है आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य, और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। निरपेक्ष मूल्यों में परिवर्तन मतलब जो कमी या वृद्धि होती है उसको बोलते हैं, और आधार वर्ष के मूल्य से उसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है और 100 से कर लिया जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये होता है तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंदर एक मद की तुलना उसी मद से की जाती है, यानी व्यक्तिगत मदों का होता है, पिछले के वर्षों से या कुछ वर्षों से उसकी तुलना की जाती है। निरपेक्ष परिवर्तन निकाला जाता है। निरपेक्ष परिवर्तन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत मद में ही जो आपका एनालिसिस होता है। चालू वर्ष से तुलना की जाती है और फिर प्रतिशत निरपेक्ष परिवर्तन ज्ञात कर लिया जाता है। और प्रतिशत निरपेक्ष परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? निरपेक्ष मूल्यों में परिवर्तन डिवाइड बाई आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। तो ये आपका तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण होता है। और इसके अंदर 2 तरह की चीजें शामिल होती है जो मैंने आपको बता दिया। तुलनात्मक चिट्ठा, क्या क्या शामिल होता है इसके अंदर? एक तो बनाया जाता है कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट, यानी तुलनात्मक चिट्ठा, और दूसरा बनाया जाता है कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये 2 इसके अंदर स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो ये आपका था तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण। ठीक है जी। दूसरा अपन बात करते हैं समानाकार वित्तीय विश्लेषण। समानाकार वित्तीय विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस, समानाकार वित्तीय विश्लेषण, कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस। समानाकार वित्तीय विश्लेषण के अंदर क्या होता है? एक मद की तुलना दूसरी मद से की जाती है। इसमें सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात किया जाता है और जिस मद को आधार माना जाता है उसको 100% मान लिया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, समानाकार वित्तीय विवरण के अंदर क्या होता है? एक मद की तुलना अन्य मदों से की जाती है। जिस मद को आधार मानते हैं अपन, उस मद को 100% 100% मान लिया जाता है और इसके अंदर सापेक्ष परिवर्तन निकाला जाता है। सापेक्ष परिवर्तन का मतलब एक मद की तुलना अन्य मदों से करना। समानाकार वित्तीय विश्लेषण के अंदर समानाकार चिट्ठा और समानाकार लाभ हानि विवरण बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या है इसके अंदर। इस विधि का दूसरा नाम भी है लंबवत विश्लेषण भी इसको बोलते हैं, वर्टिकल भी इसको बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस भी इसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? वर्टिकल एनालिसिस भी है। अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर क्या होता है? जिस मद को आधार माना जाता है,
आधार मानी जाने वाली मद को 100% मानकर अन्य मदों से तुलना की जाएगी। 100% मानकर अन्य मदों से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ठीक है, इस विधि के अंदर क्या होता है, जिस मद को अपन आधार मानते हैं तो उस मद को 100% मान लिया जाता है, फिर अन्य मदों से तुलना की जाती है। जैसे अगर अपन समानाकार चिट्ठे का विश्लेषण कर रहे हैं, यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट का विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप कुल संपत्तियों, टोटल असेट्स को क्या मान लोगे? 100% मान लोगे, और फिर संपत्तियों के अंदर आने वाली एक एक मद का एनालिसिस करोगे। ठीक है, और कुल दायित्वों को 100% मान लोगे, और जो भी दायित्व है उनका प्रत्येक मद का अलग अलग एनालिसिस किया जाएगा। तो समानाकार वित्तीय विवरण के अंदर एक मद को जो आधार मानते हैं, आधार मानी वाले जाने वाले मद को 100% मान लिया जाता है, और उससे अन्य मदों की तुलना की जाती है। और इसके अंदर कैसा एनालिसिस किया जाता है? सापेक्ष एनालिसिस किया जाता है, सापेक्ष विश्लेषण किया जाता है, सापेक्ष परिवर्तन की गणना की जाती है। सापेक्ष परिवर्तन क्या होता है? एक मद की दूसरे मद से तुलना करना, ज्ञात करना। इस विधि का एक नाम और है, इस विधि को 100% विवरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि का नाम क्या है? 100% विवरण विधि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम लंबवत विश्लेषण भी है। लंबवत विश्लेषण विधि भी है। लंबवत विश्लेषण विधि भी इसका नाम है। तो अपन ने दो विधियों का एनालिसिस कर लिया है, ध्यान दीजिएगा। पहला है तुलनात्मक आपकी वित्तीय विश्लेषण। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण के अंदर क्या होता है? एक मद का अन्य वर्षों के मदों से तुलना की जाती है, और उसमें निरपेक्ष परिवर्तन यानी कमी वृद्धि ज्ञात कर ली जाती है। फिर चालू वर्ष से उसकी तुलना की जाती है। चालू वर्ष से तुलना करने के बाद में प्रतिशत निरपेक्ष परिवर्तन ज्ञात किया जाता है, और प्रतिशत निरपेक्ष परिवर्तन ज्ञात करने का तरीका निरपेक्ष मूल्यों में परिवर्तन डिवाइड बाई आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। और इसके अंदर आपका एक तो कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाती है, और दूसरा कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया जाता है। समानाकार वित्तीय विवरण के अंदर इसमें आधार वर्ष को 100 माना जाता है, आधार जो मद है उसको 100 माना जाता है। आधार मद को 100 मानकर अन्य मदों से क्या करते हैं? अपन तुलना करते हैं, और इसमें सापेक्ष परिवर्तन निकाला जाता है। इसको 100% विधि और लंबवत विश्लेषण विधि भी कहते हैं। और एग्जांपल के लिए हमने देखा था कि जैसे टोटल असेट्स है उसको 100 मान लेंगे, और फिर पर्टिकुलर एक एक असेट्स का अपन एनालिसिस, अन्य मद हो गई, उनका तुलना की जाती है। तो ये दो विधियां अपन ने देखी है, तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण और दूसरा समानाकार वित्तीय विश्लेषण। तीसरी विधि की अपन बात करते हैं प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण नंबर 3 हमारी मेथड का नाम है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। प्रवृत्ति विश्लेषण अपन पढ़ रहे हैं वित्तीय विश्लेषण की टेक्निकें, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण के अंदर क्या होता है? एक ही मद के आधार पर इसमें तुलना की जाती है, और मद मानी जाती है, सेल्स विक्रय को आधार माना जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे मेन जो टर्म है वो क्या है? विक्रय है। अगर विक्रय ही नहीं है तो आपका कोई एनालिसिस का औचित्य ही नहीं रहता है। इसलिए बिजनेस का रुख क्या है, बिजनेस उन्नति की ओर है या अवनति की ओर है, उसका मेन कारण क्या होता है? आपका सेल्स होता है। तो सेल्स को आधार मान करके इसके अंदर प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है, ट्रेंड ज्ञात किया जाता है। तो इसके अंदर क्या ध्यान रखना है? इसका दूसरा नाम क्या है? आपका क्षतिज विश्लेषण विधि भी है। इसका नाम क्षतिज विश्लेषण विधि भी है। क्षतिज विश्लेषण विधि है, इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मेथड। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी फर्म की अगर आपकी उन्नति या अवनति जानती है तो सेल्स जानना जरूरी होता है, और सेल्स ये डिसाइड करता है कि बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति विश्लेषण के अंदर 3 तरह की आपका विश्लेषण होता है प्रवृत्ति के अंदर। पहला
ए, जिसको हम बोलते हैं प्रवृत्ति प्रतिशत, प्रवृत्ति प्रतिशत, ट्रेंड परसेंटेज। दूसरा होता है प्रवृत्ति रेशियो, प्रवृत्ति अनुपात, प्रवृत्ति अनुपात। और तीसरा होता है बिंदु रेखीय प्रदर्शन, बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन, चित्रमय प्रदर्शन। ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जो वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकी है, टूल है, उसके अंदर तीसरा टूल क्या है? प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रवृत्ति प्रतिशत, दूसरा प्रवृत्ति अनुपात और तीसरा बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रवृत्ति प्रतिशत की। प्रवृत्ति प्रतिशत नंबर ए, प्रवृत्ति प्रतिशत, ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज। ठीक है, ट्रेंड परसेंटेज के अंदर क्या होता है? जो सेल्स होती है उस सेल्स में एक आधार वर्ष मान लिया जाता है और सामान्यतः प्रथम वर्ष को आधार माना जाता है। आधार वर्ष मान करके उसकी तुलना आगे के वर्षों की बिक्री से की जाती है ना, और आगे के वर्षों की बिक्री से तुलना करके उसमें कमी या वृद्धि ज्ञात कर ली जाती है, और कमी या वृद्धि ज्ञात करने के बाद में फिर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर लिया जाता है। तो क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके अंदर, इस विधि के अंदर सबसे पहले क्या, 1 वर्ष को आधार मानेंगे, 1 वर्ष को आधार मानेंगे, 1 वर्ष को आधार मानेंगे और अन्य वर्षों से तुलना करके कमी वृद्धि ज्ञात करेंगे। 1 वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की वृद्धि या कमी ज्ञात कर ली जाती है। 1 वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की वृद्धि या कमी इसमें ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सामान्यतः आधार वर्ष किसको मानते हैं? प्रथम वर्ष को। सामान्यतः आधार वर्ष किसको माना जाता है? प्रथम वर्ष को माना जाता है। सामान्यतः आधार वर्ष किसको मानेंगे? प्रथम वर्ष को माना जाता है। फिर प्रथम वर्ष को आधार वर्ष मान करके क्या करेंगे? वृद्धि या कमी ज्ञात करेंगे, वृद्धि या कमी, डिक्रीज या इंक्रीज ज्ञात करेंगे। डिक्रीज या इंक्रीज जब आ जाती है तो उसके बाद में क्या करना है आपको? प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। आधार वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी, आधार वर्ष जो आया उसकी अपेक्षा वृद्धि या कमी निकालनी है। उसका तरीका रहेगा आधार वर्ष की तुलना में, आधार वर्ष की तुलना में कमी या वृद्धि, आधार वर्ष की तुलना में कमी या वृद्धि डिवाइड बाई आधार वर्ष की राशि, डिवाइड बाई आधार वर्ष की राशि इनटू 100। ठीक है, इस विधि का नुकसान क्या है? एक ही नुकसान है, तुलनात्मक अध्ययन इसमें नहीं होता है ना। तुलना हेतु उपयुक्त नहीं है, ये तुलना हेतु काम की नहीं है, तुलना हेतु उपयुक्त नहीं, उपयुक्त नहीं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। प्रवृत्ति प्रतिशत के अंदर क्या होता है? 1 वर्ष को आधार मानेंगे, किसी 1 वर्ष को आधार मानेंगे और सामान्यतः कौन सा होगा? वो पहला वर्ष होगा, और अन्य वर्षों की कमी वृद्धि ज्ञात कर लेंगे उससे। उसके बाद में क्या करेंगे? वृद्धि या कमी ज्ञात करेंगे, आधार वर्ष की अपेक्षा कमी वृद्धि का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे। और उसका तरीका क्या होगा? आधार वर्ष की तुलना में कमी या वृद्धि डिवाइड बाई आधार वर्ष की राशि इनटू 100। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको ईयर दे रखे हैं 2017, 16, 15, 14, ये 4 वर्ष ले लेते हैं अपन। ठीक है, 4 वर्षों की आपको सेल्स दे रखी है, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स को क्या बोलते हैं?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना, लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ध्यान रखना, कंपनी की लैंग्वेज में इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको इस तरह से दे दे 4 वर्षों की, और फिर आपको दे दे ये लाखों में दे दे जैसे 100, और ये दे दे 85, और यहाँ दे दे आपको 135, यहाँ दे दे आपको 160, ये इन लैक्स में है, आपको दे दिया ये ईयर दे दिए, और फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे दिया। अब आपको कहे कि प्रवृत्ति प्रतिशत निकालो इसका, तो प्रवृत्ति प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, कमी या वृद्धि निकालनी पड़ेगी, यानी डिक्रीज या इंक्रीज निकालनी पड़ेगी। तो कॉलम हो जाएगा आपका डिक्रीज या इंक्रीज का, और डिक्रीज और इंक्रीज निकालने का तरीका क्या रहेगा, डिक्रीज या इंक्रीज निकालने का तरीका, कमी या वृद्धि निकालने का तरीका क्या रहेगा, करंट ईयर चालू वर्ष माइनस आधार वर्ष, चालू वर्ष की राशि माइनस आधार वर्ष की राशि, चालू वर्ष की राशि माइनस आधार वर्ष की राशि। अब देखो यहाँ अपन आधार वर्ष कुछ भी क्वेश्चन में नहीं, तो बेस या आधार कितना मानेंगे, आधार वर्ष मानेंगे पहले को 2014 को, 2014 आधार वर्ष रहेगा, और 2014 की सेल्स कितनी है 100 है ना, इन लेक्स में ये, तो 2014 की सेल्स अपनी 100 है, तो चालू वर्ष माइनस आधार वर्ष, यानी 100 में से 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस 100 इक्वल टू नील, कुछ भी नहीं आएगा। फिर चालू वर्ष कितना, 85 माइनस 100, तो माइनस के आ जाएंगे कितने 15, जिसको अपन माइनस ने लिख कर देंगे, ऋणात्मक संख्या को ब्रैकेट में शो कर देंगे। फिर चालू वर्ष कितना है 135 माइनस 100 कितना हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो गया 35 है ना, ये प्लस का हो गया। फिर 160 माइनस 100 आधार वर्ष है, कितना हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा 60। ये हो गया आपका डिक्रीज या इंक्रीज। यानी प्रवृत्ति प्रतिशत में क्या होता है, सबसे पहले डिक्रीज इंक्रीज निकाला जाता है, जिस तरह से अपन ने निकाला है, चालू वर्ष माइनस आधार वर्ष, चालू वर्ष माइनस आधार वर्ष, ठीक है जी। डिक्रीज इंक्रीज कमी वृद्धि समझ में आ गई। अब इसका क्या कर लिया जाता है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर लिया जाता है, यानी परसेंटेज के रूप में कितना चेंज आया ये इसमें निकाल लिया जाता है। कैसे, परसेंटेज ऑफ चेंज, प्रतिशत परिवर्तन कितना आया है ना, या ट्रेंड परसेंटेज, इसको ट्रेंड परसेंटेज बेटर रहेगा, ट्रेंड परसेंटेज वर्ड दे देते हैं इसको, ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज। अब ट्रेंड परसेंटेज निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा, ये ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीज इंक्रीज, जो आपका डिक्रीज इंक्रीज आया है, ठीक है, उसको डिवाइड किससे करना है, बेस ईयर अमाउंट, बेस ईयर अमाउंट, चालू वर्ष की जो आपकी अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो देखो डिक्रीज इंक्रीज पहले में तो कुछ नहीं है, डैश लगा दो, दूसरे में कितना है 15, 15 डिवाइड बाई किससे करना है, डिक्रीज इंक्रीज है 15 डिवाइड बाई किससे करना है, बेस ईयर 100 इंटू 100, यानी एक में मैं लिख देता हूँ, कितना परसेंट आ जाएगा 15% आ जाएगा, ये 15%, ये आ जाएगा 35%, ये तो आएगा माइनस का, ये प्लस का आएगा, और ये 60% आएगा प्लस का। कैसे आया, ये लास्ट वाला देखो 60%, ये तो डिक्रीज इंक्रीज है, और डिवाइड करना है बेस ईयर से, और मल्टीप्लाई भी किससे करना है 100 से, तो परसेंटेज आएगा, तो 100 से 100 कर जाएंगे तो कितना परसेंट बच जाएगा 60%। इस तरह से ये ट्रेंड परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति विश्लेषण या क्षैतिज विश्लेषण भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर 3 तरह की विधियां आती है आपके, पहला प्रवृत्ति प्रतिशत, दूसरी प्रवृत्ति अनुपात, और तीसरा बिंदु रेखीय प्रदर्शन आता है। तो अपन ने प्रवृत्ति प्रतिशत को कर लिया है, ट्रेंड परसेंटेज को निकाल लिया। अपन क्या पढ़ रहे हैं, वित्तीय विश्लेषण विवरण की तकनीकें पढ़ रहे हैं, और तकनीकों में कौन सी तकनीक पढ़ रहे हैं, प्रवृत्ति विश्लेषण पढ़ रहे हैं। और प्रवृत्ति विश्लेषण के अंदर पहली अपन ने प्रवृत्ति प्रतिशत कर ली, दूसरे की बात कर रहे हैं प्रवृत्ति अनुपात, दूसरी विधि पढ़ रहे हैं अपन प्रवृत्ति अनुपात, ठीक है। प्रवृत्ति अनुपात की अपन बात कर रहे हैं प्रवृत्ति विश्लेषण के अंदर। प्रवृत्ति विश्लेषण की जो विधियां हैं उसके अंदर पहली विधि हमने कंप्लीट कर ली, प्रवृत्ति प्रतिशत हमारी कंप्लीट हो गई, और अपन अब दूसरी पढ़ रहे हैं प्रवृत्ति अनुपात, ट्रेंड रेशियो, प्रवृत्ति अनुपात। इस विधि के अंदर क्या होता है, चालू वर्ष की तुलना सीधे आधार वर्ष से की जाती है। इस विधि में चालू वर्ष की तुलना सीधे किससे करते हैं, आधार वर्ष से की जाती है, ठीक है। तो इस विधि में क्या करते हैं,
आधार वर्ष को 100 मान लेते हैं, आधार वर्ष को 100 मानकर अन्य वर्षों की राशियों की तुलना की जाती है। अन्य वर्षों की राशियों को उसी अनुपात में बदल दिया जाता है या परिवर्तित कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो अपन ज्ञात करते हैं विश्लेषण, उसको हम परिवर्ती अनुपात विश्लेषण कहते हैं। ये आधार वर्ष को 100 मान करके अन्य वर्षों की जो राशि हैं उनको भी उसी अनुपात में बदल दिया जाता है, ये प्रवृत्ति अनुपात के अंदर आता है। ठीक है, मेन बात इसकी क्या है, चालू वर्ष की जो राशि है उसकी राशि में आधार वर्ष की राशि का भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्रवृत्ति अनुपात निकाला जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, ट्रेंड रेशियो यानी प्रवृत्ति अनुपात इक्वल टू चालू वर्ष की राशि डिवाइड बाई आधार वर्ष की राशि इनटू 100। इस तरह से इसके अंदर निकाला जाता है। यानी प्रवृत्ति अनुपात में क्या होता है, चालू वर्ष की जो राशि है उसमें सीधे आधार वर्ष की संख्या का भाग दे करके 100 से गुणा करके ट्रेंड रेशियो निकाल लिया जाता है, प्रवृत्ति अनुपात निकाला जाता है। जैसे अब भाई अपन ने एग्जाम्पल जो पिछला लिया था 2014, 15, 16 और 17, और फिर आपको जो सेल्स दे रखी थी 100, 85, 135 और 160, ये जो हमारी सेल्स थी, इसको अगर अपन ट्रेंड रेशियो में निकाले तो डायरेक्ट निकल जाएगा ट्रेंड रेशियो। इसका अपन ट्रेंड रेशियो निकालेंगे तो ट्रेंड रेशियो डायरेक्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा, चालू वर्ष की अमाउंट कितनी है 100, चालू वर्ष की अमाउंट है 100, इसमें डिवाइड किससे करना, आधार वर्ष भी किसको मानना है, इसी को आधार वर्ष मानना है अपने को, बेस ईयर। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो पहला वर्ष ही क्या मान लिया जाता है, आधार वर्ष से मान लिया जाता है। डिवाइड भी किससे करना है 100, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई भी किससे करना है 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा 110%। फिर इसका निकालेंगे तो 85 चालू वर्ष, और आधार वर्ष कितना है 100, मल्टीप्लाई भी किससे करना है 100 से, तो 85% है ना, ये 135% और ये 160%। इस तरह से आपका ट्रेंड रेशियो भी निकाली जाता है। तो बड़ा आसान है। चालू वर्ष में डायरेक्ट किससे डिवाइड करना होता है, आधार वर्ष से। तो दोनों का कंपैरिजन ध्यान रखना आपको। प्रवृत्ति प्रतिशत में क्या किया जाता है, पहले कमी या वृद्धि ज्ञात की जाती है, किसकी तुलना में, आधार वर्ष की तुलना में। और प्रवृत्ति अनुपात के अंदर कमी वृद्धि नहीं ज्ञात की जाती है, डायरेक्ट ट्रेंड रेशियो निकाला जाता है। यानी चालू वर्ष में आधार वर्ष की संख्या का भाग देकर के 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति प्रतिशत और प्रवृत्ति अनुपात। तीसरा जो बिंदु रेखीय या चित्र में प्रदर्शन है, वो ये जो अनुपात निकालते हैं, प्रवृत्ति प्रतिशत या प्रवृत्ति अनुपात, उन दोनों को किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, वो उसके अंदर एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया है, आपकी 3 विधियां पढ़ ली है, आपकी तुलनात्मक विश्लेषण, समानाकार विश्लेषण और आपका प्रवृत्ति विश्लेषण। अपन पढ़ रहे हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, जिसमें 3 तकनीकों का एनालिसिस कर लिया अपन ने। अब चौथी तकनीक की बात करें अपन, वित्तीय विश्लेषण की तकनीक की चौथी तकनीक अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस। चौथा जो आपका विश्लेषण है वो है अनुपात विश्लेषण या फिर रेशियो एनालिसिस। रेशियो जो एनालिसिस है वो प्रतिशत में,
दर में, आवृत्ति में अलग अलग तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। सर्वप्रथम बैंकिंग क्षेत्र में सन 1919 में अलेक्जेंडर वाला ने रेशियो एनालिसिस का प्रयोग किया था। थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी। 1919 में बैंकिंग क्षेत्र में अलेक्जेंडर वाला ने इसका प्रयोग रेशियो का सबसे पहले किया था 1919 में। किस सेक्टर में किया था? बैंकिंग सेक्टर में किया था। बैंकिंग क्षेत्र में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो अब अपन अनुपात विश्लेषण, जब वित्तीय विश्लेषण की तकनीक में पढ़ रहे हैं तो अपने अनुपातों का प्रकार पढ़ करके इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अनुपातों के जो प्रकार है उसमें सबसे पहला आपका है तरलता अनुपात। सबसे पहला आपका अनुपात विश्लेषण होगा तरलता अनुपात। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। तरलता अनुपात को हम अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। यानी संस्था की अल्पकालीन 1 वर्ष के भीतर की कैपेसिटी को जानने के लिए जिस अनुपात की गणना की जाती है उसे अपन तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। तरलता अनुपात के अंदर 2 तरह के अनुपातों की गणना की जाती है। तरलता अनुपात के अंदर 2 अनुपातों की गणना की जाती है। एक तो आपकी की जाती है चालू अनुपात, जिसको अपन करंट रेशियो बोलते हैं। चालू अनुपात, जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट रेशियो बोलते हैं। दूसरी जो गणना की जाती है वो त्वरित अनुपात की जाती है। त्वरित अनुपात, जिसको हम क्विक रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो या त्वरित अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो तरलता अनुपात में अपन सबसे पहले अनुपात की बात कर रहे हैं, चालू अनुपात यानी करंट रेशियो। कौन सा रेशियो? करंट रेशियो, चालू अनुपात। ठीक है, चालू जो अनुपात होता है, करंट रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यानी चालू संपत्तियों में चालू दायित्वों का जब भाग दे देते हैं तब हमारे पास कौन सा रेशियो आ जाता है? करंट रेशियो आ जाता है। करंट रेशियो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो भी है। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी है। चालू जो अनुपात है उसको आदर्श जो अनुपात है, आइडल जो अनुपात है, उसको 2:1 माना गया है। चालू अनुपात है उसका आदर्श अनुपात कितना माना गया है? 2:1 माना गया है। यानी अगर आपको 1 रुपए का भुगतान करना हो तो आपके पास 2 रुपए अवेलेबल रहने चाहिए, उपलब्ध रहने चाहिए। ये चालू अनुपात का क्या है? आदर्श अनुपात है। ठीक है, ये तो था आपका करंट रेशियो। दूसरा अपन बात करते हैं त्वरित रेशियो। दूसरा नाम है आपका चालू अनुपात के अनुपात त्वरित अनुपात। त्वरित अनुपात के कई नाम है जी। इसको त्वरित अनुपात यानी क्विक रेशियो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? त्वरित अनुपात या क्विक रेशियो। इसको अम्ल परख अनुपात बोल सकते हैं। अम्ल परख अनुपात, अम्ल परख अनुपात, एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तीसरा जो इसका नाम है वो है तरलता अनुपात यानी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा इसका नाम तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो। तो यानी त्वरित अनुपात, अम्ल परख अनुपात या तरलता अनुपात, 3 नाम इसके हैं, किसके? क्विक रेशियो के। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है वो है क्विक असेट्स या लिक्विड एसेट्स। क्विक एसेट्स का दो, लिक्विड एसेट्स का दो, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी।
अगर क्विक असेट्स में त्वरित संपत्तियों में चालू दायित्वों का भाग दे तो त्वरित अनुपात की गणना हो जाती है। ये जो अनुपात है इसका जो आदर्श है, आइडल है, वो 1:1 बेस्ट माना गया है। यानी हाथों हाथ तरल रूप में आपके पास 1 रुपये का दायित्व का पेमेंट करना है तो 1 रुपये आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। यह ध्यान रखना है क्विक असेट्स के अंदर जितनी भी करंट असेट्स है वो सारी शामिल होती है स्टॉक और प्रीपेड को छोड़कर, है ना। समस्त करंट असेट्स, ऑल करंट असेट्स, सभी चालू संपत्तियां सिवाय स्टॉक और प्रीपेड, इन दोनों को छोड़ करके सभी चालू संपत्तियां क्विक असेट्स में शामिल होती है। यानी क्विक असेट्स QA, क्विक असेट्स बराबर क्या होता है, सभी करंट असेट्स सिवाय स्टॉक और प्रीपेड के, सारी की सारी क्या कहलाती है, आपकी क्विक असेट्स कहलाती है। ठीक है जी। और करंट लायबिलिटी सेम टू सेम है, करंट रेशियो वाला ही। तो तरलता अनुपात के अंतर्गत 2 अनुपातों की गणना की जाती है। पहला जो आपका अनुपात आता है उसको हम करंट रेशियो बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो, कार्यशील पूंजी अनुपात भी है, जिसका सूत्र होता है करंट रेशियो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और ये आदर्श आइडल कितना माना जाता है, 2:1 में माना जाता है। देखो ये रेशियो बहुत सारे हैं अनुपात विश्लेषण के अंदर, इसलिए इन पर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो फॉर्मूला बेस पर हो जाता है, तो आपको फॉर्मूले माइंड में इसमें रखनी है। तो त्वरित अनुपात का फॉर्मूला आपका क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट्स में स्टॉक और प्रीपेड नहीं होता है, बाकी सारी की सारी चालू संपत्तियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो 2 अनुपात हमने इसके प्रकार में पढ़ दिए तरलता अनुपात के अंदर। तो अनुपात विश्लेषण का पहला प्रकार हमारा तरलता अनुपात हमने कंप्लीट कर लिया। अनुपात विश्लेषण का दूसरा प्रकार आता है आपका शोधन क्षमता अनुपात। अनुपात विश्लेषण का दूसरा प्रकार आता है शोधन क्षमता अनुपात, या इसका दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो या लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात। दीर्घकालीन जो शोधन क्षमता अनुपात होता है इसके अंदर संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच की जाती है। ठीक है, इस दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात के अंदर जो पहला अनुपात है वो होता है आपका ऋण क्षमता अनुपात। पहला अनुपात आपका कौन सा आता है, ऋण क्षमता, डेट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात की जांच की जाती है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। शोधन क्षमता अनुपात जो अनुपात विश्लेषण का दूसरा तरीका है उसके अंदर पहला कौन सा था आपका, ऋण क्षमता अनुपात। ऋण क्षमता अनुपात क्या होता है, ये दीर्घकालीन ऋणों और समता के मध्य संबंध को बताता है। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो का एक्सटर्नल इक्विटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटीज, यानी बाहरी जो दायित्व है और डिवाइड बाय आंतरिक दायित्व है, ये ऋण क्षमता अनुपात का फॉर्मूला होता है। अब ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है ना, जो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ध्यान रखना। एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर, एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर आपके जितने भी डिबेंचर है, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म लोन है, जितने भी लॉन्ग टर्म लोन है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और जितनी भी आपकी करंट लायबिलिटी है वो सारी की सारी एक्सटर्नल के अंदर इंक्लूड होती है। यानी डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटी एक्सटर्नल के अंदर शामिल करते हैं। इंटरनल के अंदर अपन लेते हैं शेयर होल्डर फंड। इंटरनल में क्या लेते हैं, शेयर होल्डर फंड, अंशधारियों का कोष, प्लस जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं।
रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और माइनस क्या कर दिया जाता है, फिक्टिशियस असेट्स को, कृत्रिम संपत्तियां अगर है तो उसको घटा दिया जाता है, फिक्टिशियस असेट्स, तो आपके पास क्या आ जाता है, इंटरनल आ जाता है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, ये भी मैंने आपको बता दिया है ऋण क्षमता अनुपात के अंदर। ये अनुपात विश्लेषण का दूसरा प्रकार जो शोधन क्षमता अनुपात है, उसमें पहला आता है आपका ऋण क्षमता अनुपात। अब अपन बात करते हैं दूसरा जो शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत आता है, उस रेशियो की बात अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनुपात विश्लेषण। और अनुपात विश्लेषण के अंदर दूसरे तरह का जो प्रकार है हमारा शोधन क्षमता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। इसका पहला अपन ने एनालिसिस कर लिया है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया है, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला पढ़ लिया है। दूसरा अपन फॉर्मूला इसके अंदर पढ़ रहे हैं, डेट इक्विटी के बाद दूसरा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात ये बताता है कुल संपत्तियों और प्रोप्राइटरी फंड के मध्य संबंध को दर्शाता है। यानी प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स, कुल संपत्तियों और प्रोप्राइटर फंड के मध्य संबंध को बताता है। अब ये प्रोप्राइटर फंड क्या होता है, ये शेयर होल्डर फंड के बराबर ही होता है। जो अपन ने शेयर होल्डर फंड देखा था अभी, शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है आपका इंटरनल, शेयर होल्डर फंड का मतलब इंटरनल लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, या क्या कह दूं मैं इसको, इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड यानी स्वामियों का कोष डिवाइड बाय कुल संपत्तियां। तो स्वामियों के कोष में क्या क्या शामिल होता है, स्वामियों के कोष का मतलब क्या, शेयर होल्डर फंड ही है, और इसका दूसरा नाम इंटरनल लायबिलिटीज है। इंटरनल लायबिलिटी में जो चीजें आती है वो सारी की सारी किसमें आती है, प्रोप्राइटर फंड के अंदर आती है। और इंटरनल लायबिलिटी में अभी अपन ने पहले वाले फॉर्मूले में पढ़ा है, इंटरनल के अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स आता है, ठीक है। टोटल असेट्स के अंदर सारी असेट्स, नॉन करंट असेट्स और प्लस करंट असेट्स दोनों इंक्लूड होती है। टोटल असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों इंक्लूड होती है, ठीक है। ये आपका था प्रोप्राइटरी रेशियो। किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन, शोधन क्षमता अनुपात के अंदर दूसरा अपन ने रेशियो पढ़ लिया है। तीसरा इसके अंदर आता है आपका सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होगा यहाँ पे टोटल डेट्स, कुल ऋण, टोटल डेट्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स, डिवाइड बाय टोटल असेट्स, ठीक है। तो टोटल डेट्स का मतलब क्या हो गया, टोटल डेट्स का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी अपने को पता है, एक्सटर्नल में क्या होता है, डिबेंचर, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी सारी की सारी एक्सटर्नल के अंदर इंक्लूड होती है। टोटल असेट्स हमारा वही रहेगा, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास से, टोटल असेट्स बन जाएगा। तो ये सोल्वेंसी रेशियो था आपका शोधन क्षमता अनुपात के अंदर। चौथा देखते हैं, इसके अंदर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ब्याज व्याप्ति अनुपात, ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ब्याज व्याप्ति अनुपात। इसका फॉर्मूला होता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला होता है। ब्याज व्याप्ति अनुपात का होता है PBIT। PBIT का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कर व
ब्याज से पूर्व के लाभ। पीबीआईटी का मतलब क्या होगा? कर व ब्याज से पूर्व के लाभ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज यानी जो आपको पे करना ही पड़ेगा, और ये मोस्टली किस पर होता है? डिबेंचर पर होता है। मोस्टली डिबेंचर पर आपको पे करना ही पड़ता है फिक्स रेट से, तो मोस्टली डिबेंचर पे होता है। तो कर एवं ब्याज से पूर्व के लाभों में डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाता है। तो अपन ने शोधन क्षमता अनुपात के अंदर 4 रेशियो पढ़ लिए। पहला तो पढ़ा था अपन ने डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड बटे टोटल असेट्स। तीसरा सोल्वेंसी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स बटे टोटल डेट्स बटे टोटल असेट्स। चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। तो अनुपात विश्लेषण के अंदर हमने 2 तरह के अनुपातों का विश्लेषण कर लिया। पहला तरलता अनुपात और दूसरा आपका शोधन क्षमता अनुपात या दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात। तीसरा अपन विश्लेषण करें अब, तीसरे तरह के जो अनुपात विश्लेषण है वो आपका है लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात। तीसरा विश्लेषण है आपका लाभदायकता, उसके बाद में पढ़ेंगे क्रियाशीलता, क्रियाशीलता एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात, या इसका दूसरा नाम आवर्त अनुपात भी कह सकते हैं। आवर्त अनुपात, टर्नओवर, आवर्त अनुपात भी इनको बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, ठीक है, क्रियाशीलता अनुपात या आवर्त अनुपात। यानी संस्था किस गति से क्रियाशील है, काम कर रही है, ये क्रियाशीलता अनुपात या आवर्त अनुपात के अंदर आती है। आवर्त अनुपात के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वर्तमान में क्या है इसका? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक होता है, लेकिन कंपनी की लैंग्वेज में आजकल क्या यूज किया जाता है? इन्वेंट्री यूज किया जाता है। स्कंद आवर्त अनुपात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, हालांकि फॉर्मूला इसका ये होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, लेकिन नाम आजकल क्या यूज किया जाता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है? एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एवरेज इन्वेंट्री आ जाता है, ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना हो तो उसका तरीका क्या रहता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, माइनस ग्रोस प्रॉफिट जीपी, ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। तो क्रियाशीलता अनुपात के अंदर पहला अनुपात अपन ने पढ़ा है इन्वेंट्री रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। और फिर कॉस्ट अगर निकालनी हो, आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना हो तो उसका तरीका क्या रहेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, तब आपके पास आ जाता है ये क्रियाशीलता अनुपात का पहला रेशियो अपन ने देखा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा अपन देखते हैं अपन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
अनुपात विश्लेषण के अंदर हम कौन सा विश्लेषण कर रहे हैं? अनुपात विश्लेषण। और अनुपात विश्लेषण के अंदर अपन पढ़ रहे हैं क्रियाशीलता अनुपात। सी जो हमारा था ना, दो हमने कर लिए, तरलता अनुपात कर लिया और शोधन क्षमता अनुपात कर लिया। तीसरा हमारा है क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात के अंदर हमने पहला रेशियो कर लिया है स्कंद आवर्त अनुपात। अब अपन बात करें दूसरे रेशियो की, जिसका नाम है TR रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसको अपन बोलते हैं TR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल में व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। देखो इसका पहले जो नाम था ना, कंपनी एक्ट 2013 से पहले इसका नाम था डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना, आपको याद रह जाए इसलिए मैं इधर लिख देता हूं। क्या नाम था इसका? डेटर टर्नओवर रेशियो था। पहले इसका नाम था डेटर टर्नओवर रेशियो, लेकिन अब वर्तमान में इस रेशियो का नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TR, यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को? इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट क्रेडिट रेवेन्यू का मतलब सेल्स, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब संचालन या परिचालन, डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TR, जिसको अपन डेटर टर्नओवर रेशियो बोलते थे, उसका फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल्स जिसको बोलते हैं ना, पहले नेट क्रेडिट सेल्स को क्या बोलते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। डिवाइड किससे करना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल क्या चीज होती है? डेटर और BR को क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर और BR। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई क्या कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ये होता है आपका डेटा टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात इसको बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, जो डेटर टर्नओवर रेशियो थे उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे वाले इसी के अंदर फॉर्मूले में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, है ना। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है व्यापारिक देय आवर्त अनुपात, व्यापारिक देय या देयता देय आवर्त अनुपात, जिसका पहले नाम क्या हुआ था? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हुआ करता था। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जिसका नाम हुआ करता था, उसका नाम क्या है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात है, ठीक है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई
एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, अगर आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर शामिल होते हैं तो एवरेज ट्रेड पेबल में क्या शामिल होंगे, बीपी और क्रेडिटर शामिल होंगे। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, इसमें भी वही तरीका रहेगा। एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल आपको अगर निकालना है, परचेज तो सीधा मिल जाता है, नेट क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट परचेज आता है। यह आता है ओपनिंग ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, और डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा आपका, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। ठीक है, ये व्यापारिक देयता आवर्तनपात ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है। इसको पहले क्या बोलते थे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बोलते थे, और फॉर्मूला क्या है इसका, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा। हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुपात विश्लेषण, जिसमें क्रियाशीलता अनुपात का तीसरा प्रकार अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं नोट लगा करके, अगर और इसी में रेशियो अपने को निकालना हो तो किस तरह से किया जाएगा। अगर किसी भी मद का आपको निकालना है, किसी भी मद का टर्नओवर रेशियो निकालना है, आपको क्या करना है, किसी भी मद का टर्नओवर रेशियो अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, नेट सेल्स बोलते हैं। उस नेट सेल्स का भाग दे देना है, नेट सेल्स, नेट सेल्स को ऊपर रख दिया जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स में उसी मद का, नेट सेल्स में उसी मद, नेट सेल्स में उसी मद का भाग देकर ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी मद का आपको क्या निकालना है, टर्नओवर रेशियो निकालना है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स में उसी मद का भाग देकर ज्ञात करेंगे, उस मद का भाग देकर के अपन ज्ञात करेंगे। जैसे आपको निकालना है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, क्या निकालना आपको, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात निकालना है। तो क्या तरीका रहेगा, आप ऊपर रखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेट सेल्स है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डिवाइड क्या करोगे, नेट फिक्स्ड असेट्स, नेट फिक्स्ड असेट्स। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इस मद का फिक्स्ड असेट्स का टर्नओवर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको करंट असेट्स का निकालना है, अगर करंट असेट्स का इसी तरह से आपको टर्नओवर निकालना है तो ऊपर तो क्या रखोगे, नेट सेल्स को रखोगे, है ना, नेट सेल्स ही रहेगी ऊपर, तो नेट सेल्स डिवाइड किसको कर दोगे, नेट सेल्स डिवाइड कर दोगे नेट करंट असेट्स, नेट करंट असेट्स को डिवाइड कर दोगे आप, नेट करंट असेट्स, नेट करंट असेट्स। अगर आपको दूसरा निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो आप नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल कर दोगे। यानी अगर आपको किसी भी मद का टर्नओवर निकालना है तो तरीका क्या रहेगा, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स को तो ऊपर रख दो, और उस मद को फिक्स्ड असेट्स तो फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स तो करंट असेट्स, उसको नीचे डिवाइड कर दो, तो आपके पास टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, उस मद का टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये अनुपात विश्लेषण के अपन ने 3 प्रकार पढ़ लिए। पहला तरलता, दूसरा शोधन क्षमता, तीसरा क्रियाशीलता। अब अनुपात विश्लेषण का चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, लाभदायकता अनुपात। अनुपात विश्लेषण का चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, है ना, 3 तो हमारे कंप्लीट हो गए, चौथा पढ़ रहे हैं अपन, लाभदायकता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसकी गणना शुद्ध लाभों पर की जाती है, नेट प्रॉफिट पर की जाती है। लाभदायकता अनुपात की गणना शुद्ध लाभों पर की जाती है। इसमें कौन कौन से अनुपात आते हैं अपन बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1 ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, सकल लाभ अनुपात, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो या सकल लाभ अनुपात। क्या बोलेंगे? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो या सकल लाभ अनुपात। फॉर्मूला होता है इसका ग्रोस प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्रतिशत में आते हैं। लाभदायकता अनुपात है, इनकी गणना किस पर की जाती है? लाभों पर की जाती है, शुद्ध लाभों पर, नेट प्रॉफिट की जाती है। और ये किस में आते हैं? प्रतिशत में आते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। ठीक है, ध्यान रखना आप, जहां भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाम आए उसका मतलब होता है नेट सेल्स। तो इस तरह से ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट का अगर अपन डीपली पढ़ें थोड़ा सा, तो ग्रोस प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी सेल्स में से अगर कॉस्ट घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? ग्रोस प्रॉफिट आ जाती है। सेल्स में से क्या घटा दें? कॉस्ट घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कैसे आएगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग जो स्टॉक है जिसको ओपनिंग इन्वेंट्री बोलते हैं, उसमें अगर आप जोड़ दोगे परचेज, अगर उसमें प्लस कर दोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, उसमें अगर आप प्लस कर देते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है, और माइनस कर देते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास क्या आ जाती है? कॉस्ट आ जाती है। यानी कॉस्ट तो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, और जीपी कैसा आता है? सेल्स में से कॉस्ट घटा दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये हमारा पहला आपका लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला रेशियो होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लाभदायकता में आता है आपका परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसको हम बोलते हैं परिचालन लाभ अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये किसका फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसका तरीका रहता है ग्रोस प्रॉफिट यानी जीपी, ग्रोस प्रॉफिट प्लस कर दो इसमें ऑपरेटिंग इनकम, प्लस क्या कर दो? ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रोस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देना है, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, और माइनस कर देना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में जो बिजनेस को ऑपरेट करने से जो खर्चे होते हैं उनको ऑपरेटिंग अपन एक्सपेंसेज बोलते हैं, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज है, डेप्रिसिएशन है, इस तरह के जो एक्सपेंसेज आते हैं आपके वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज के अंदर आते हैं। तो ये था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर पहला अपन ने ग्रोस प्रॉफिट कर लिया, दूसरा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कर लिया, तीसरा अपन करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। कौन सा रेशियो? नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होता है इसका नेट प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है जी, सेल्स होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई मीन सेल्स। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट अपने पास होना चाहिए। नेट प्रॉफिट इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट्स बोलते हैं, या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको किस में इंक्लूड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। ये आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, शुद्ध लाभ अनुपात हो गया। तो यानी लाभदायकता अनुपात के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर मोस्टली आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो से प्रश्न पूछा जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला तो ग्रॉस प्रॉफिट बटे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये अनुपात विश्लेषण के 4 प्रकार हमने पढ़ लिए। पहला तरलता, दूसरा शोधन क्षमता अनुपात, तीसरा क्रियाशीलता अनुपात, और चौथा लाभदायकता अनुपात। तो अपने अनुपात विश्लेषण से भी वित्तीय विश्लेषण का जो टेक्निक है वो अपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टेक्निक ले रहे हैं अपन, चौथी टेक्निक ले रहे हैं सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। देखो अपन ने वित्तीय विश्लेषणों की तकनीकों के अंदर तुलनात्मक विश्लेषण कर लिया, समानाकार विश्लेषण कर लिया, और अनुपात विश्लेषण कर लिया, और चौथा अपन करें सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। सम विच्छेद बिंदु का मतलब होता है ऐसा बिंदु जहां पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो इसके अंदर भी आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो किसको बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु, जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, संस्था का वह विक्रय स्तर, संस्था का वह विक्रय स्तर यानी सेल्स का लेवल, संस्था का वह विक्रय स्तर जहां पर संस्था यानी फर्म को न तो लाभ होता है और न हानि। संस्था का वह विक्रय स्तर जहां न तो लाभ होता है न हानि, उसको हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी बोलते हैं। बीईपी के अंदर आपको क्या क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना है बीईपी का, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट किसमें, इन रुपीज में अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा एफ यानी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, एफ डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बीपी इन रुपीज का फॉर्मूला रहेगा एफ यानी फिक्स्ड कॉस्ट स्थायी लागत डिवाइड बाय पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। किस तरह से पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे पीवी रेशियो को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने के तरीके बता रहा हूँ आपको।
पहला कैसे कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या है, इधर देख समझ लीजिए, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है अंशदान। क्या होता है, अंशदान। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, देख लीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो पहला तरीका पीवी रेशियो निकालने का है कंट्रीब्यूशन बटे सेल्स इनटू 100। दूसरा तरीका देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट जोड़ देते हो और सेल्स से डिवाइड कर देते हो, फिक्स्ड कॉस्ट उसमें क्या जोड़ दोगे, प्रॉफिट, और डिवाइड किससे कर दोगे, सेल्स से, और इनटू कर दोगे 100 से, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो आ जाएगा। पीवी रेशियो का तीसरा तरीका देखिए, चेंजेज इन प्रॉफिट, चेंजेज इन प्रॉफिट, ये ध्यान दीजिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 वर्षों के प्रॉफिट दे देते हैं तो चेंजेज इन प्रॉफिट निकालना होता है आपको, चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंजेज इन सेल्स, चेंजेज इन सेल्स, चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंजेज इन सेल्स, चेंजेज इन सेल्स इनटू कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपको ना, चेंजेज इन प्रॉफिट, 2 वर्षों के 2 प्रॉफिट दे रखे हैं, उनका चेंज कितना हुआ है, सेल्स में कितना चेंज हुआ है, उनको लिख दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो के कितने तरीके हो गए, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, इस तरह से पीवी रेशियो निकाला जा सकता है। बीपी इन रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड कर देना पीवी रेशियो से, पीवी रेशियो निकालने के तीनों तरीके आपको मैंने बता दिए। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कटा दो तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दे सेल्स, क्या जी, सेल्स 2 लाख रुपए, सेल्स दे दे 2 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दे देते हैं 60%, सेल्स का कितना परसेंट है, 60%, और फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दे 20,000 रुपए। ठीक है, ये चीजें दे दी। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो अपन निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन यानी सी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारे पास कितनी है, 2 लाख रुपए की, सेल्स है 2 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 60%, 2 लाख का 60% कितना होता है, 1,20,000, 2 लाख का 60% हो गया 1,20,000, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 80,000 आ गया। ये कैसे आया, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 60% यानी 6/100, तो आ गया आपके पास 1,20,000। तो हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना आ गया, 80,000 आ गया। जैसे हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, अब अपन क्या निकालेंगे, पीवी रेशियो, कौन सा रेशियो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का तरीका क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, सी यानी कंट्रीब्यूशन, एस यानी सेल्स इनटू 100, तो अपना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन है 80,000 और सेल्स हमारी है 2 लाख, इनटू कर देते हैं अपन 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40%, कितना परसेंट, 40% आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ा, कंट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाला, तो 2 लाख में से 1,20,000 पे वेरिएबल कॉस्ट आ गया, 60% किसका, 2 लाख का, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 80,000, 80,000 आ गया, तो पीवी रेशियो में फीड कर दिया 80,000 या कंट्रीब्यूशन सेल्स का भाग दे दिया, इंटू कर दिया 100 से, 40% आपका पीवी रेशियो आ गया। जैसे पीवी रेशियो आ जाता है, अब अपन निकालेंगे बीईपी इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु इन रुपीज, रुपयों में आ जाएगा आपके पास। फॉर्मूला क्या है, एफ बट्टे पीवी रेशियो, एफ फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है 20,000, एफ बट्टे पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना परसेंट है, 40%, परसेंटेज वाला 100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, फिर 10 से 10 काट लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा, 50,000, यानी 50,000 रुपए तक की आप सेल्स करते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, आपका बीपी सेल्स है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है।
तो अपन ने एक एग्जांपल से समझ लिया कि सेल्स अगर आपकी 2 लाख हो और वेरिएबल कॉस्ट 60% हो और फिक्स्ड कॉस्ट हो 20,000 रुपये, तो किस तरह से कंट्रीब्यूशन आपका बीईपी सेल्स निकाली जा सकती है। ठीक है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं बीईपी सेल्स अगर आपको निकालना हो यूनिट में तो क्या फॉर्मूला रहेगा। बीईपी सेल्स आपको किस में निकालना हो, इन यूनिट। बीईपी सेल्स किस में निकालना हो, आपको यूनिट में निकालना हो, तो फॉर्मूला रहेगा इसका, यूनिट के लिए फॉर्मूला रहेगा ऑफ यानी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी यूनिट होनी चाहिए, पर यूनिट होना चाहिए। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सेल्स यूनिट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सेल्स यूनिट में निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद में छोटी छोटी चीजें और फॉर्मूले देख लीजिए आप, जैसे इच्छित लाभ हेतु बिक्री निकालनी हो, इच्छित लाभ हेतु बिक्री निकालनी हो, इच्छित लाभ हेतु आपको बिक्री निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला बेस पे अगर आपका क्वेश्चन पुटअप हो ही जाता है तो इस तरह से आप कर सकते हो, सेल्स इन रुपीज कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट होगी आपके पास, उस फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट डिजायर्ड, क्वेश्चन में दे रखा होगा प्रॉफिट डिजायर्ड, पीडी का मतलब प्रॉफिट डिजायर्ड, प्रॉफिट डिजायर्ड रख देंगे और डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से। डिवाइड कैसे कर देंगे, पीवी रेशियो से। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इच्छित बिक्री इन रुपीज में आ जाएगी। यूनिट में निकालना है तो क्या करना, एस माइनस वी कर देंगे। अगर ये यूनिट में निकालना है तो पीवी रेशियो की जगह क्या लिख देंगे, एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इन पर यूनिट रख देंगे आप। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ। अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस पी, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, एस इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे फॉर्मूलों से अपन शॉर्ट में फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको इच्छित बिक्री वगैरह पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये आपका एक अलग से ध्यान रखना आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बीपी अगर रुपीज में पूछा जाए तो तरीका क्या रहेगा, एफ बट्टे पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। पीवी रेशियो निकालने के 3 तरीके बता दिए आपको। पहला कंट्रीब्यूशन सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा तरीका पीवी रेशियो निकालने का, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर एफ के अंदर प्रॉफिट जोड़ दो और सेल से डिवाइड कर दो और 100 से इनटू कर दो। और तीसरा तरीका कई बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंजेज इन सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होगा। बीपी सेल्स अगर आपको यूनिट में निकालती है तो एफ बटे सी पर यूनिट, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कैसा था, एस माइनस वी पर यूनिट आ जाता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और देख लेते हैं अपन, सुरक्षा सीमा, सुरक्षा सीमा जिसको मार्जिन सेफ्टी बोलते हैं, सुरक्षा सीमा, मार्जिन सेफ्टी, सुरक्षा सीमा, इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, एम एस सुरक्षा सीमा इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं सेल्स माइनस बीईपी सेल, सेल्स माइनस कौन सी सेल्स, बीईपी सेल्स भी कर सकते हैं। अगर इसको यूनिट में निकालना है, अगर अपन इसको यूनिट में अगर इसको निकालना चाहे तो इसका फॉर्मूला रह जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके बाद में लास्ट आपका मार्जिनल सेफ्टी रेशियो, अगर रेशियो पूछ लिया जाए तो तरीका रहेगा मार्जिनल सेफ्टी रेशियो इक्वल टू हो जाएगा मार्जिनल सेफ्टी डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स, मार्जिनल सेफ्टी डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100, ये आपका है मार्जिनल सेफ्टी सुरक्षा सीमा।
तो अपन ने ये लास्ट का एनालिसिस पढ़ा है सम विच्छेद बिंदु एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस अपन अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बीपी के अंदर क्या होता है, एक तो बीपी इन रुपीज़ में, एक बीपी इन यूनिट में, आपको ध्यान रखना है। पीवी रेशियो निकालने के तरीके मैंने आपको सब अलग अलग बता दिए हैं। और सुरक्षा सीमा भी थोड़ा सा देख लेना। मार्जिनल सेफ्टी, अगर फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पुटअप हो तो मार्जिनल सेफ्टी होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, सेल्स माइनस बीपीपी होता है। यूनिट में निकालता हो तो पी बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और एमएस रेशियो निकालना हो तो मार्जिनल सेफ्टी डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स इनटू 100। इस तरह से हमने वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकों का एक ब्रॉडली टॉपिक था, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़िए। फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है तो उसको आप पुटअप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।